लेक्चर नंबर 83। रखते हैं इधर ही। नोट करें। चलें जी, वर्किंग 2 और 5 कर दें 1 मिनट के अंदर। वर्किंग 6 मैंने आपको दे दी है, वर्किंग 2 और वर्किंग 5 कर दें। जल्दी करें माय डियर, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, परसेंटेज कहाँ लगानी है? परसेंटेज कहाँ लगानी है? अभी तो कोई लगा, सीआरई एनसी ना निकालें, वर्किंग क्लोजिंग और प्री निकाल दें बस। हो गया? हाथ खड़ा कर दें इनका, हो गया। परसेंटेज छोड़ें बस, सीआरई एनसी में अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बस एस का प्रॉफिट इधर बता दें, इधर मुझे क्लोजिंग बता दें, इधर मुझे प्री बता दें, और इधर मुझे एस का प्रॉफिट बता दें, बस बाकी रहने दें। जी करें जी ट्राई। अच्छा, क्लोजिंग आ रही कितनी है? क्लोजिंग 170। सब्सिडरी ने इस साल कितना कमाया? सब्सिडरी ने इस साल कितना कमाया? 100। 100 को तकसीम कर दें 7/12 और 5/12। 100 को तकसीम कर दें
या 100 में से 10 रुपए अक्टूबर वालों के हैं? अक्टूबर वाले कौन है, नए ओनर है पुराने? तो ऐसा करें फिर 100 में से माइनस करें 10, कितना बचा? 90। 90 को आप तकसीम कर दें जिस तरह भी आप करना चाहते हैं इवनली। 90 इंटू 5/12 सऊदी किंग का और 90 इंटू 7/12 हमारा। जी बताएं। 37 पॉइंट, लेकिन ये तो आपने 90 तकसीम किया, सब्सिडरी ने तो 100 कमाया हुआ है। 10 रुपए किसको दें? 5 महीने वालों को या 7 महीने वालों को? 7 महीने वालों को। कितने दे दें? 10। कितना हो गया? ये 62.5 आप ले जाएं वर्किंग नंबर 5 में। 62.5। अच्छा, अब ये जो है ना ब्रॉड डाउन, ये पकड़ना पड़ेगा पहले आपको। ये ब्रॉड डाउन यकम जनवरी 15 तक भी सारा सऊदी किंग का है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के 5 महीने का भी सऊदी किंग का है। वो कितने? 37.5। जवाब 10। ये फिगर कितने लोगों की सही थी? 107.5। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर फ्रॉम माई साइड। अब बहुत ज्यादा हो गई है। 2 सवाल कल कर लिए थे, 1 सवाल आज कर लिया है। आज किसको अपनी क्या गलती पता चली है? सबने सही किया था। क्लियर? सो दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर फॉर एवर। अब आप जाने और आईकेप जाने। All profits of S are accrued evenly except a figure of which relates to October। अक्टूबर में कौन से लोग हैं? लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप बनाने लगेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसमें जब अदर इनकम शो करेंगे तो पेरेंट की चीजें आएंगी और ये पूरा 10 आएगा। इसको कोई आप 7/12 5 इसके 12 हिस्से करके कुछ कर लें या इसका सारा ही हमारा है, तो ये वाली फिगर P&L के मुंह पे जाएगी। कल पास पेपर क्वेश्चन 7 में क्यों नहीं P&L के मुंह पे गई थी? वो पुरानों की थी। ये किसकी है आज? तो 3 एहतियातें, वर्किंग 2 में कैसे जाना है, 5 में कैसे जाना है और P&L के मुंह पे कैसे जाना है। इस एडजस्टमेंट में 3 एहतियातें करनी है। अगर जून से पहले हुआ तो फिर वो होगा, बताएं किसका? सऊदी किंग। अच्छा जी, कल वाला सवाल निकालें जरा। निकालने की आपको जरूरत नहीं है, मैं ही निकाल लेता हूं। पास पेपर क्वेश्चन 7। अच्छा, इसमें भाई लिखा हुआ था द इन्वेस्टमेंट इनकम is recorded in August and received in September। यानी अगस्त में एंट्री हुई है रिसीवेबल डेबिट, अगस्त में एंट्री हुई है रिसीवेबल डेबिट, और इनकम क्रेडिट कितनी थी? 50 रुपए। और फिर सितंबर में एंट्री हुई है कैश डेबिट। अब ये ना देखें कि ये ना देखें कि मिली कब, मुझे बताएं कमाई कब? अगस्त में कौन से ओनर थे? पुराने। तो इसलिए ये एंट्री कल मैंने की नहीं थी। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। आप बता दें इनकम कब एक्रू होती है? जब कमा लें। मिलने से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
तो अब बता दें कमाई किस महीने, अगस्त में कौन से ओनर थे, पुराने। अच्छा एक और चीज, और जो कल का सवाल था, येस्टरडे टुमारो, येस्टरडे, जो येस्टरडे वाला सवाल था, डेट वाज क्वेश्चन नंबर 25, डेट वाज क्वेश्चन नंबर 25। ये भी पूरा सवाल हो गया था होमवर्क में किसी से, कितने लोगों ने कर लिया था पूरा होमवर्क में? ओके, क्वेश्चन नंबर 25, ये देखें, इसमें लिखा हुआ था प्रॉफिट्स ऑफ बोथ कंपनीज आर एक्रूड इवनली ओवर द ईयर एक्सेप्ट, यानी एक चीज इवनली एक्रूड नहीं है। हमने कहा वो क्या चीज है, कहते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सलमान, वो थी 2600। सलमान की 2600 जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो इवनली एक्रू, जो कि सारी की सारी नवंबर में ही रिसीव हुई है, सारी की सारी नवंबर में ही रिसीव हुई है, सारी की सारी नवंबर में ही रिसीव हुई है। तो कमाई कब होगी, कमाई भी फिर नवंबर में ही होगी, कमाई भी नवंबर में ही होगी। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट किस महीने में, नवंबर में, 2600। तो ये अल्लाह का शुक्र है नवंबर की ही इनकम थी, तो ये हमने नेओ को दे दी थी, इसमें रिसीवेबल वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है। असूल क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट उठाया करेंगे सब्सिडरी का, बोले ना, टोटल प्रॉफिट उठाया करेंगे सब्सिडरी का, उसमें से टॉफी माइनस कर दिया करेंगे, जो केले बच गए उनको दोनों में तकसीम कर दिया करेंगे, फिर टॉफी देख लेंगे पुरानों को देनी है या नयों को। ये फिगर वर्किंग 5 में यूज हो जाया करेगी, और वो फिगर वर्किंग 2 में यूज नहीं होगी, ये वर्किंग 2 का 8 महीने का है, इसमें ब्रॉड डाउन डाला करेंगे, इसमें ब्रॉड डाउन डाला करेंगे। और आखिरी चीज, अगर इनकम पुरानों की हुई तो P&L के मुंह पे शो नहीं होगी, और अगर इनकम नयों की हुई तो जो हम P&L बनाएंगे उसके मुंह पे शो होगी। बस ये है। जी पेज नंबर 217 218, पेज नंबर 218। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स, निकाल लें बस पेज 218। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स एज एट 31 दिसंबर 2018, पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट। तो इसको हम पेरेंट कहा करेंगे, इसको सब्सिडरी और इसको एसोसिएट। जी होमवर्क वाले सवाल में पेज नंबर 69, ये P&L पहली दफा अकेले बनाना आपने सीखा था कल जी। कौन सी एडजस्टमेंट, लास्ट वाली, ये तो मैंने क्लास में वो नहीं, एक मिनट, कुछ नहीं होता, ये मैंने क्लास में एडजस्टमेंट नंबर 11 के नाम से करवाई थी। P की बुक्स में इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, S की बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा, तो दोनों में से आपने माइनस कर देना है, और वर्किंग 5 को ये एडजस्टमेंट कभी भी हिट नहीं करानी। तो P गेव लोन टू S ऑन यकम जनवरी 13, वो तो बहुत पुराना है, फिर 31 दिसंबर 15 पे हम खड़े हैं, यकम जनवरी 13, तो हमारे साल का तो बस पूरा 20,000 ज़रब 5%। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल एवरी 6 मंथ्स, इंटरेस्ट हर 6 महीने देते हैं। अच्छा, इसमें इसने ये नहीं बताया हुआ कि एरियर में देते हैं या एडवांस में देते हैं, ये नहीं बताया हुआ, तो बताया हुआ
वो खुदा के लिए ऐसी बात ना करें। वैसे तो मतलब ये मेरा कहने का इंटरेस्ट वैसे तो कभी दुनिया में एडवांस में पे होता नहीं है, इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में पे नहीं होता। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये मेरा साल है, 1 जनवरी 15 और 31/12/15, इंटरेस्ट 6 महीने बाद पे होता है। अब कुछ लोग 6 महीने का छठे के एंड पे कर देते हैं और कुछ लोग 7 से 12 महीने का 12वें के एंड पे कर देते हैं। इसको कहा जाता है इंटरेस्ट पे हो रहा है 30 जून और 31 दिसंबर को, और कुछ लोग 6 महीने का 1 जुलाई को पे करते हैं और 7वें से 12वें महीने का अगले साल के पहले दिन पे करते हैं। जो मर्जी अरेंजमेंट हो, P&L में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि P&L में रिसीवेबल पेएबल नहीं होते, P&L में इनकम और एक्सपेंस होते हैं। तो जो मर्जी कर लें, एक्सपेंस तो 6 महीने का ही होगा और इनकम 6 महीने की होगी। हां, अगर इंटरेस्ट 6 महीने का 30 जून को पे हो रहा है और जुलाई से दिसंबर का 31 दिसंबर को पे हो रहा है, तो बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि है ही नहीं। लेकिन अगर पहले 6 महीने का इंटरेस्ट लेट करके जुलाई में पे हो रहा है और अगले 6 महीने का इंटरेस्ट लेट करके अगले साल जनवरी में पे हो रहा है, तो फिर सवाल में 6 महीने का इंटरेस्ट बैलेंस शीट के सवाल में रिसीवेबल पेएबल के तौर पे कैंसिल करेंगे। लेकिन P&L बनाते हुए इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट P&L में चला गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस में तो फिर 12 महीने का चला गया। तो इट मींस के P&L बनाते हुए बस आपने पूरे साल का इंटरेस्ट लिया करना है और उसको कैंसिल कर दिया करना है। तो जब हम 20,000 को जरब देंगे 5% से, तो पर एनम ही निकल आएगा। तो 20,000 जरा 5% कितना आ गया? 1,000 को दोनों जगह से आपने माइनस कर देना था। अच्छा, ये खुदा के लिए कुछ लोग कह रहे हैं पेएबल का मतलब पेएबल। ओ भाई, ये पेएबल का मतलब पेएबल नहीं होता, ये मैं आपको 1000 दफा बता चुका हूं। ये पेएबल का मतलब पेएबल नहीं होता। ये पेएबल के आगे लिखा हुआ है एवरी 6 मंथ्स। मिसाल के तौर पे हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। अब मैंने आपको घर किराए पे दिया, अब मैं कहूं द रेंट इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब 12 महीने के एंड पर 12 महीने का ही पेएबल होगा, 1 महीने का भी पेएबल नहीं होगा। ये एग्रीमेंट बन रहा है, एग्रीमेंट में लिखा होता है इट इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इट डजंट मीन कि इट विल रिमेन पेएबल फॉरएवर। इट मीन्स कि आप पे किया करेंगे आके हर महीने के एंड पे। तो अल्लाह का शुक्र है अगर कभी पेपर में लिखा हुआ कि रेंट इज पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो खुदा के लिए बैलेंस शीट में याद रखिएगा देयर विल बी नो रेंट पेएबल, बिकॉज इट इज अल्हम्दुलिल्लाह पेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। दिस पेएबल मींस पेड, यानी पे हो जाता है। तो ये पेएबल एवरी 6 मंथ का क्या मतलब है कि ये पेएबल है या पे होता है हर 6 महीने? अब होता है 30 जून का 31 दिसंबर को, उसने नहीं बताया, तो इसलिए इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो बैलेंस शीट में क्या कैंसिल हुआ करेगा? रिसीवेबल पेएबल। और P&L में क्या कैंसिल हुआ करेगा? इनकम और एक्सपेंस। अच्छा जी, अब इसकी रिवीजन होती रहेगी सब्सिडरी की, लेकिन आज हम पहली दफा एसोसिएट का सवाल करने लगे हैं, इसलिए सारे जरा अटेंटिव हो जाएं फ्रेश माइंड के साथ। पेज नंबर 218, फॉलोइंग द बैलेंस शीट्स एज एट 31 दिसंबर 2018। सब्सिडरी तो वो होती है जिसका हमने आपको पता है मोर देन 50% लिया हो, और एसोसिएट वो होती है जिसके 20% से 50% शेयर हो। तो ये हमारी एसोसिएट होती है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एस, परसेंटेज निकाल लें। 2700 शेयर डिवाइडेड बाय 3000, बताएं जी जल्दी। 2700 डिवाइड बाय 3000, 90%। 90% हमने सब्सिडरी को खरीदा हुआ है, और एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एसोसिएट सब्सिडी तो सऊदी किंग से खरीदी है,
तो एसोसिएट शायद हमने कतर के किंग से खरीदी हो, अब हमें क्या पता, जिस मर्जी से खरीदी हो। तो एसोसिएट हमने 1800 शेयर खरीदे हैं, लेकिन इसके टोटल शेयर हैं 4500। तो 1800 डिवाइडेड बाय 4500, 40%। तो 1800 डिवाइडेड बाय 4500, तो कितना? 1800, 4500 शेयर है ना एसोसिएट के। नहीं, 45,000 तो कैपिटल है ना, वो पुरानी बातें भूल गई। 45,000 कैपिटल है, तो कैपिटल को डिवाइड करें 10 से, 4500 शेयर। 4500 में से हमने कितने ले लिए? 1800। तो हमारे पास कितने शेयर हैं? 40%। डन। अच्छा, ये कैलकुलेशंस हो गई हमारी। पता चल गया कि दरमियान वाली सब्सिडरी है और आखिर वाली एसोसिएट है। अच्छा, सब्सिडरी के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। सब्सिडरी पे क्या होता है हमारा? और एसोसिएट पे हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, अच्छा खासा असर डालते हैं हम। लेकिन जाहिर बात है कंट्रोल तो हमारा नहीं है, लेकिन एसोसिएट पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। एक अजीब सा लफ्ज लिखने लगा हूं। ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे थे ना आज तक, पीपी जमा कर दो, सेल जमा कर दो, ये हाइब्रिड में आना जाना ही लगा हुआ है। वो पीपी जमा कर दो, सेल जमा कर दो, दोनों की कॉस्ट और सेल जमा कर दो। इस अकाउंटिंग का नाम था एक्यूजिशन मेथड। इस अकाउंटिंग का नाम था, ये आपको नहीं बताया, तकरीबन हमें 13-14 दिन हो गए हैं ये मेथड समझते हुए। ये जो मेथड वर्किंग 1 2 3 4 जिसमें खुलती है ना, इस मेथड का नाम है एक्यू, क्योंकि सॉर्ट ऑफ सब्सिडरी को हमने एक्वायर ही कर लिया, अब ये हमारी बन गई है। लेकिन एसोसिएट की अकाउंटिंग का नाम फाइफो या वेटेड एवरेज नहीं है, इस मेथड का नाम है इक्विटी मेथड। इस मेथड का क्या नाम है? इक्विटी मेथड। तो हमने जो कंसोलिडेशन में एक एक लाइन ऐड की है उसका नाम है एक्विजिशन मेथड, और एसोसिएट के अंदर हम जो मेथड सीखने लगे हैं आज, उसका नाम है इक्विटी मेथड। सब्सिडरी पे हमारा अच्छा खासा नहीं, मादरत, कंट्रोल होता है। सब्सिडरी पे हमारा कंट्रोल होता है और एसोसिएट पे हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। चलें जी, अब फ्रेश माइंड के साथ सवाल करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, एसोसिएट की चीजें हम सवाल आते ही काट दिया करेंगे सारी, ये कहीं यूज नहीं किया करनी। सब एसोसिएट की सारी चीजें काट दिया करेंगे सिवाय गोश्त और चर्बी के, सिवाय गोश्त और, क्योंकि इस मेथड का नाम है इक्विटी। हम उसकी इक्विटी पे नजर रखेंगे, बस आर ई पे नजर रखेंगे। तो पहला काम ये हुआ करेगा, पेपर आते ही इनको तड़ भी नहीं करना बाद में, बस इनको फॉरएवर काट दिया। ये आई कैप कंफ्यूज करने के लिए डालता है, इसका कोई मकसद नहीं है। यानी ऐसा नहीं मैं करूंगा 60 जमा 40 जमा 78, सिरे से सवाल से काट ही दिया करेंगे। तो पहली चीज हमने ये सीखी कि हमारा अगर किसी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हमारी बला से उसके कितने एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, हमें इससे कंसर्न नहीं है। शेयर कैपिटल तक भी काट दिया करेंगे, शेयर कैपिटल का कुछ नहीं करना बस। अब बस एक चीज रह गई, ये पेरेंट की आ रही है, ये सब सिडरी की आ रही है, और ये एसोसिएट। तो एसोसिएट में आज के दिन गोश्त है 31 दिसंबर 18 को, चर्बी नहीं है, कैपिटल रिजर्व नहीं है। आज के दिन गोश्त है 41, और जब हमने इसको खरीदा था उस वक्त गोश्त था 20, और सब्सिडरी में आज के दिन गोश्त है 19 पॉइंट, और जब इसको खरीदा था तब इसमें गोश्त था 15। तो बस ठीक है, शुरू करें। 4-5 मिनट लगेंगे, ये सवाल खत्म हो जाएगा। वर्किंग 7 आज हम खोलने लगे हैं। वर्किंग 7, 1 2 3 4 5 6 तो हो चुकी हुई है, आज वर्किंग 7 खोल रही है। चलें जी, स्टार्ट करें। पेरेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दिसंबर 31, 2018। शुरू करें जी। मुझे जरा चीजें गिनवा दें जो उठानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये चीजें काट दी हैं जो काटनी थी। तो ये 13 चीजें बस आपने उठानी है। लायबिलिटीज क्या?
ये तो पेरेंट और सब्सिडरी की है ना, और एसोसिएट की बस ये उठानी है। 15 बन गई है, चलें जो भी है। अच्छा चलें जी, लेट स्टार्ट। पीपी बताएं जी। 60 प्लस 40 जी। पेरेंट ने सब्सिडरी को कितने में खरीदा? 50,000। ये तो सऊदी किंग को पे किया 50,000। वर्किंग 1 में ले जाए, बोलें जी। एडजस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बोले 50। पेरेंट ने एसोसिएट को कितने में खरीदा? 32। इसको वर्किंग 7 में ले जाए, वर्किंग 7। जी इन्वेस्टमेंट्स की फिगर बताएं। 32। अब इसका नाम मैं एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं रख रहा, नाम फिर देख लेंगे क्या रखना है। बिल्कुल जिस तरह इधर लेके गए ना 50, यही 32 अभी इधर ले जाएं फिलहाल, फिर इस अकाउंट का नाम देख लेते हैं क्या रखना है। तो आपको माय डियर 3 चीजें सवाल में नहीं नजर आ रही हैं, ये और ये। इसका तो आपको पता है, इसको क्लोजिंग आरी कहते हैं, इसको प्री आरी कहते हैं, लेकिन ये आज एसोसिएट की है। इन दोनों का तो आपको पता है। और पेरेंट ने कतर के किंग से 32,000 रुपया देके किसको खरीद लिया? एसोसिएट को। तो इस 32,000 को कहां ले जाना है बोले? वर्किंग नंबर 7 में। ओके आगे चलें जी। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 50, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट 32। करंट एसेट्स जमा करें 17 प्लस 20.6। शेयर कैपिटल पेरेंट का 16, सब्सिडरी का आरइज अब तीनों की उठानी है। आरइज तो पीआरई को सीआरई में ले जाए। जी बोले 74। आगे बोले एसआरई, ये क्लोजिंग है 19.6। एआरई, अच्छा अब ना देखें इधर, एक ही दफा देख लें इधर। इसको ना इतना ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं देना कि वर्किंग 7.1 खोल रहे हो और इसका नाम एआरई रख रहे हो, इतना ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं देना। और इधर लाके क्लोजिंग एआरई की तरह, इधर एसआरई की तरह क्लोजिंग डाल रहे हो 41 और प्री 20। इतना प्रोटोकॉल नहीं देना इसको कि क्लोजिंग माइनस प्री 41 माइनस 20, उसमें मेरा कितना, इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो इसका एक शॉर्टकट है, वो ये है कि क्लोजिंग माइनस प्री को हम इस सारे डेटे को वर्किंग 7 में ही डाल दिया करेंगे टू सेव द टाइम। सारे डेटे को वर्किंग 7 में डाल दिया करेंगे, सारे डेटे को वर्किंग 7 में डाल दिया करेंगे। बेसिकली वर्किंग 7 का नाम होगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब 3 फिगर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है तीनों ही यहां आया करेंगी। 32,000 भी यहां आएगा और 41 माइनस 20 भी यहां आएगा, 41 माइनस 20 भी। इसका नाम हम रखा करेंगे पोस्ट आरी। क्या नाम रखा करेंगे? पोस्ट का लफ्ज कभी पहले यूज नहीं हुआ था क्योंकि क्लोजिंग माइनस प्री पोस्ट ही आता था, लेकिन लफ्ज कभी यूज नहीं किया था। इधर अनलकीली लफ्ज यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोस्ट आरी विच वी ऑलरेडी नो? क्लोजिंग माइनस प्री। अच्छा जी, सब्सिडरी एसोसिएट में आज तक कितना गोश्त है? और जब हमने खरीदा था 20। तो आपकी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगनी एसोसिएट में। एक फिक्रा बोलने लगा, आज की क्लास खत्म होने से 5-10 मिनट पहले
हमारे बैलेंस शीट के सवाल एसोसिएट्स के खत्म हो जाएंगे, यानी उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी और कल P&L के सवाल खत्म हो जाएंगे। तो एसोसिएट इतना आसान है क्योंकि सारी एफर्ट कंसोलिडेशन में आपने कर ली हुई है। अच्छा, सब्सिडरी के केस में तो उसी की मिलती जुलती चीजें इधर हो जानी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सारा आपका नहीं है। 41 माइनस 20, इधर भी आप लोग यही करते थे। 19.6 माइनस प्री थोड़ा सा अपना लेते थे, बाकी एनसीआई को देते थे। तो याद रखिएगा ये 41 माइनस 20 सारा आपका नहीं है, लेकिन ये 32 सारा आपका है। ये तो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ये आपने पूरी एसोसिएट नहीं खरीदी, ये 1800 शेयर के पैसे आपने पे किए हैं। ये 32,000 पूरा आपका है, ये 32,000 तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये इन्वेस्टमेंट करके आपने 1800 शेयर खरीद लिए हैं। कितने में से? 4500। इसको काट दिया करें, लेकिन ये कभी कभी यूज हुआ करेगी फिगर 1800 डिवाइड बाय 4500 करने में, वहां यूज हुआ करेगी। तो आपने 4500 में से कितने शेयर खरीद लिए? कितने में? तो 32 को तो एज इट इज लिख लें, लेकिन जो पूरी आ रही है वो तो फिर बहुत ज्यादा है। ये तो 41,000 कमाया एसोसिएट ने और 20,000 तब कमाया था जब मैंने इसको कई साल पहले खरीदा था। तो क्लोजिंग माइनस प्री सारी मेरी है या इसका 40% मेरा है? 40% मेरा है। तो इसका 40% कैलकुलेट कर लें। 41 माइनस 20 का 40%, 8.4। 41 माइनस 20 का 40%, जल्दी बताए ना, इंटू 40%, 8. इस 8.4 की आपने डबल एंट्री किया करनी है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट एंड इसको ले जाया करना है सीआरई में। एंट्री तो आपको नजर नहीं आएगी, यहां इन्वेस्टमेंट का लफ्ज मुझे लिखना चाहिए और यहां सीआरई का लफ्ज लिखना चाहिए मुझे। ये एंट्री तो छोड़े पड़े, एंट्री डबल एंट्री नहीं करनी, हमने लॉजिक समझनी है। और आप लॉजिक समझ लें सारे। इसकी लॉजिक तो बहुत आसान है। ये पी का पूरा प्रॉफिट है, ये भी पी का, एस का यहां से हम ले आएंगे जो हमने पी को देना है। ये एस का 90% यहां से आ जाएगा, तो पी का 100% प्रॉफिट पी का है, एस का 90% प्रॉफिट यहां डाल देंगे और ए का 40% प्रॉफिट। तो सीआरई अकाउंट अब बहुत खूबसूरत हो गया। ये है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, जिसमें 100% मेरी है, 90% सब्सिडरी की होंगी और 40%। तो वहां से तो लॉजिक समझ आ गई। अब एंट्रीज की आसान सी है। इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर गई हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट्स की थी 32 पर और वो 8 रुपए से ग्रो कर गई हैं। तो एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट्स डेबिट और खुशी क्रेडिट। अभी ताजा ताजा जो लोग टेक्स्ट पढ़े उनको मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट इन एओपी की थी हमने वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर गई थी। या समझ लें दरख्त के ऊपर जो है वो फल लग गए हैं, तो दरख्त के ऊपर सॉर्ट ऑफ ये दरख्त है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये आपने दरख्त खरीद लिया, अब इसके ऊपर आपको फल लगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे आपके नहीं है, 40% आपके हैं। तो सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या दरख्त के ऊपर फल लगे हुए डेबिट और खुशी क्रेडिट। तो ये जी एक एंट्री हुआ करेगी बेसिक लेवल की, जिसमें क्लोजिंग माइनस प्री ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर उस जगह चले जाया करेंगे। ये हर सवाल में एडजस्टमेंट हुआ करेगी। बाकी ए टू पी, पी टू ए स्टॉक बिकेगा, वो हम कर लेंगे, वो आज आसान सी एडजस्टमेंट्स हैं, वो उनकी कोई टेंशन नहीं। तो ये बेसिक एडजस्टमेंट है बस, और सवाल खत्म हो गया बस। अब बाकी फिगर्स उठा लें जो जो रह गई हैं। करंट लायबिलिटीज 25,000 जमा 11, 25 जमा 11, और एस की आरी बता दें, वो मादरत रहेगी थी प्री 15। चलें जी टोटल्स करते हैं। वो सारा पूरा करें, वर्किंग वन में डाल दें, सारा पूरा करें जल्दी से। अब वो क्यों दीवाने क्यों हो गए? वर्किंग 4 नहीं आएगी? आएगी वर्किंग 1 2 3 और 4 खोल लेते हैं ना। अभी एनसीए का प्रोपोर्शनेट तो निकाल लें यार, तो होगा, सब कुछ होगा। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ये ऐसे नहीं बड़ों ने मुहावरा बनाया हुआ।
एसोसिएट की अकाउंटिंग सीखते थे, सब्सिडरी की अकाउंटिंग में फर्क करेंगे हम इंशाल्लाह। एनसीआई आएगी, वो इमरान खान का 10% इंटरेस्ट है सब्सिडरी के अंदर, अभी तक है। अल्लाह का शुक्र है, आप तो भूल ही गए इमरान खान को। आज कतर वाले आए और वो आए, आप तो बस अपने ऐसे मगन होते हैं, आप लोग तो भूल ही जाते हैं सब। जी 45 का इमरान खान को दे दें। 45 का कितने परसेंट? 10%। अब घूर घूर के ना चीजें देखें, वो वर्किंग 7 ही देखनी थी बस घूर के। अब कूल डाउन हो जाए 4.5। जी 4.5। आगे चलें। गुडविल, हाँ जी 9.5। 9.5। जी सीआरई को और एनसीआई को, निक्की को 0.5। कितना? ये 90% लगा के बताया ना आप लोगों ने। ये 4.1 90% है, सारा नहीं देना उसको। ये हमारा 100 हो गया, इसका 90 हो गया, और इधर से इसका 40 आ गया। बड़ी जबरदस्त की प्रोदी चीजें हमने, पीआरई, एसआरई, एआरई। परिसरी अरी, परिसरी अरी, परिसरी अरी, परिसरी अरी। ओके, अब बता दें आगे। एनसीआई को 0.5, कैरी डाउन 5। इसका कैरी डाउन कहां ले जाएं? वर्किंग 7 का। नहीं, रिलैक्स होकर बताया करें, वो बता दें। बैलेंस शीट में ले जाएं, फेस पे बोले, खत्म बात। इन्वेस्टमेंट्स है हमारी, कितने पे की थी? हाँ, इनको एफईटीपीएल पे नहीं रखना कि ये 32 के शेयर बाजार में 40 के हो गए हैं तो 8 रुपए का गेन पी&एल में ले जाओ। एफईटीपीएल पे नहीं रखना। यहां ये एफईटी, पुरान पहले तो ये होता था, जब हमने 2-3% किसी कंपनी के शेयर खरीदते थे, हम कहते थे इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 32 से, और फिर ईयर एंड के ऊपर उनके फेयर वैल्यू निकालते थे, और 32 वाली फिगर 34 पे चली थी, 2 का गेन पी&एल या ओसीए में डालते थे। वो तो तब होता जब हमने किसी को 20% से नीचे खरीदा होता, हमने तो सिर्फ 20% से। तो क्या हम इसके फेयर वैल्यू गेन्स पे नजर रख रहे हैं या इसकी इक्विटी पे नजर रख रहे हैं? इक्विटी कितनी थी? कितनी थी? 20। कितनी हो गई? उसमें से मेरी कितनी? बस हम इसकी इक्विटी पे नजर रखेंगे, और अगर उस इक्विटी में से इस साल को ड्रॉ भी कर लिए तो वो यहां डिविडेंड में से दिखा दिया करेंगे। थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, ड्रॉ करने की इजाजत है। अभी ग्रो कर रही है इक्विटी। कितने की इन्वेस्टमेंट की थी? कितने की इन्वेस्टमेंट की थी? 32 की। उन इन्वेस्टमेंट्स ने मुझे और कितना कमा के दे दिया? 8, क्योंकि मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो मुझे 8.4 और कमा के दे दिया। अब मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितने की हो गई? 40.4। जी सीआरई का क्लोजिंग 86.5। जी इधर एक लाइन गुडविल के नीचे डालें, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग 7। ये क्या चक्कर है? हमने तो इन्वेस्टमेंट्स 32 की थी, ग्रो भी तो करनी है इन्वेस्टमेंट्स। जी करंट एसेट्स, जवाब 37.6। जी सीआरई, एनसीआई, जी वर्किंग 7 की, बस जो मर्जी समझ ले, हाँ कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ। बस अब हमारे पास हाइलाइटर तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इधर भी ये यूज हो सकता है।
ये और ये पिक्चर अपने जहन में ले लें। इसके अलावा मुझे कोई चीज बता दें नई आई हो, कोई चीज नई नहीं आई। तो बस ये आप लोगों ने ख्याल रखा करना है चीजों का। आप देख लें दोबारा चीजें। ये 32 सवाल में आ रहा था। मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट्स की हैं? ये 32 मैंने सवाल से उठाया, एक दफा उठाना है। क्लोजिंग माइनस प्री भी एक एक दफा उठाना है। इधर क्लोजिंग उठाया और प्री उठाया, 41 माइनस 20, उसका 40% लेना है। साथ ही इस टॉपिक में हम 7-7 परसेंटेजेस लगाते रहेंगे। उसका 40% लेना है। 8.4 मेरा, 8.4 की डबल एंट्री, इन्वेस्टमेंट्स डेबिट सीआरई क्रेडिट। लेकिन रिदम अच्छा है, पीआरई एसआरई एआरई लिखें। यहां इन्वेस्टमेंट्स का लफ्ज ना लिखें, कंफ्यूजिंग होगा। एआरई लिखना ज्यादा अच्छा है ताकि नरेशन समझ आए। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये क्रेडिट, इस कैरी डाउन को बैलेंस शीट में ले जाएं। तो ये तस्वीर खींच लें। ये रेड लाइन बस समझानी थी, ऐसी टाइम जाया किया। या हाईलाइट कर लें आप हाईलाइटर से। वर्किंग 7 नहीं है और वर्किंग नंबर 3 में आज जरा बहारें आ गई हैं। पीआरई एसआरई की तरह एआरई भी आ गई है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज अ वेरी नाइस वेस्टेज ऑफ टाइम। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, भाई मिटा दें जरा। दूसरा पार्ट भी बनाएं पहले।